So we are starting chapter 75 parasitic and fungal infections of central nervous system. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं parasitic infections of CNS. A number of parasites can infect central nervous system which include agents of protozoans, cestodes, trematodes and nematodes. The major neuroparasitic infections have been discussed first, followed by parasitic agents that rarely infect CNS. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्री लिविंग अमीबा, उनके इन्फेक्शंस कैसे होते हैं. तो अगर हम अमीबा की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो अमीबा को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं: पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंड फ्री लिविंग. एंड फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द फ्री लिविंग. पैथोजेनिक के अंदर आता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एक सिर्फ, ठीक है. नॉन पैथोजेनिक के अंदर आता है एंटामीबा कोलाई, जिंजिवाइलस, डिस्पार, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है. उसके बाद आता है फ्री लिविंग. फ्री लिविंग के अंदर हम पढ़ेंगे NAB, और जो ये होते हैं ये न्यूरोपैरासाइट्स होते हैं जो ब्रेन को खा जाते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं ब्रेन ईटर्स. और NAB की फुल फॉर्म क्या होती है? नेगलेरिया फॉवलरी, एकैंथा अमीबा, एंड देन B से क्या होता है? बालमूथिया, ठीक है. तो फ्री लिविंग अमीबे आर स्मॉल, फ्री लिविंग, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल एंड वाटर दैट कैन कॉज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस. मतलब कि जब इम्यूनिटी कम होगी तो ये इन्फेक्शन होगा. फ्री लिविंग अमीबे छोटे छोटे फ्री लिविंग, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल एंड वाटर अमीबे होते हैं, ठीक है. और इनके हम 4 जनरा पढ़ते हैं. Among the many free living amoeba that exist in nature, only 4 genera have an association with a human disease, जो humans के साथ associated है, ठीक है. उसके बाद आता है जो नेगलेरिया फॉवलरी है, वो एक कॉजेटिव एजेंट है PM डिजीज़ का. PM क्या होता है? प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस. एंड देन एकैंथा अमीबा स्पीसीज कॉजेज ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफलाइटिस, जिसको हम बोलते हैं GAE, ग्रेनुलोमेटस अमीबिक. ऐसे तो अमीबिक ही होगा दोनों के अंदर. ये मेनिंजोएन्सेफलाइटिस है, यानी कि मेनिंजिस को भी, कवरिंग को भी और ब्रेन को भी, दोनों को इन्फेक्ट करती है. और ये सिर्फ ब्रेन को, एन्सेफलाइटिस है तो फिर ये सिर्फ ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, ठीक है. एंड अमीबिक केराटाइटिस इन कॉन्टैक्ट लेंस वीवर्स. तो जो लोग ग्लासेस ना लगा के कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनके अंदर क्या हो सकती है? अमीबिक केराटाइटिस हो सकती है एकैंथा अमीबा की वजह से, ठीक है. फिर हम पढ़ते हैं प्रोटोजोन इन्फेक्शंस ऑफ CNS कैन बी कॉज्ड बाय फ्री लिविंग अमीबा, जो हमने अभी पढ़े हैं. टोक्सोप्लाज्मा एन्सेफलाइटिस हम पढ़ेंगे. सेरेब्रल मलेरिया हम पढ़ेंगे जो कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी हम पढ़ेंगे जो कॉज करता है ट्रेपेनोसोमा ब्रूसी, चागास डिजीज एंड सेरेब्रल अमीबियासिस. एंड देन सिस्टोड्स के अंदर हम सिर्फ एक डिजीज़ पढ़ेंगे, न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस, जो कौन कॉज करता है? तीनिया सोलियम. ट्रेमेटोड्स के अंदर हम पढ़ेंगे शिस्टोसोमा मैंसोनिया एंड शिस्टोसोमा जैपैनिकम, ठीक है, और पैरागोनिमस. देन नेमाटोड्स के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रोंगुलॉइड्स, जो करता है हाइपोस्ट्रोंगुलॉइडोसिस सिंड्रोम और एंजियोस्ट्रोंगुलाइसिस, जिसकी वजह से क्या होता है? इयोसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस. और कुछ अदर्स के अंदर आते हैं लोआ एंड ट्राइकेनेला स्पायरलिस, ठीक है. तो देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें प्रोटोजोन इन्फेक्शन याद करने हैं, जो हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं फ्री लिविंग अमीबा इन्फेक्शन, ये भी प्रोटोजोन इन्फेक्शन है. हमने ये बोला ना, हमें प्रोटोजोन पढ़ने हैं, सेस्टोड्स पढ़ने हैं, ट्रेमेटोड्स पढ़ने हैं, नेमाटोड्स पढ़ने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि जो ट्रेमेटोड वाला होता है वो सिर्फ एक होता है, कौन सा? शिस्टोसोमा जैपोनिकम एंड मैंसोनी, ठीक है, ये हमें याद हो जाएगा. उसके बाद हमें याद करना है नेमाटोड वाला. नेमाटोड वाला कौन सा होगा? स्ट्रोंगुलॉइड्स, ठीक है, एंजियोस्ट्रोंगुलॉइड्स, इसी से याद हो जाएगा ये भी, स्ट्रोंगुलॉइड्स, एंजियोस्ट्रोंगुलॉइड्स और लोआ, ठीक है. उसके बाद हमें याद करना है प्रोटोजोन्स वाले. प्रोटोजोन्स वाले हो जाएंगे फ्री लिविंग, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, सेरेब्रल मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड देन चागास डिजीज़, ठीक है. उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं सेस्टोड्स. सेस्टोड्स के अंदर हमें सिर्फ एक याद करना है, कौन सा? टीनिया सोलियम, टेपवूम वाला सेस्टोड, ठीक है. तो टीनिया सोलियम की वजह से क्या होता है? न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस, ठीक है. तो हम यहीं पे लिख के याद कर लेंगे इनको. तो हमने क्या पढ़ा था? NAB इसकी ट्रिक होती है फ्री लिविंग वाले की, तो ये वाला जगह बालमूथिया, ठीक है, B वाला. फिर आता है सेपिना स्पीसीज, ये एन्सेफलाइटिस कोज करती है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. जो A और B वाले होते हैं वो दोनों क्या कोज करते हैं? GAE. A से वर्ड हमने क्या किया था? अमीबिक, E से एन्सेफलाइटिस और G से ग्रेनुलोमेटस, ठीक है. और N वाली क्या कोज करती है? नेगलेरिया फॉवलरी, PAM. P से क्या है? प्राइमरी मेनिंजोएन्सेफलाइटिस और अमीबिक है, ठीक है. फिर आता है सबसे पहले नेगलेरिया फॉवलरी इन्फेक्शन. नेगलेरिया इज़ अ फ्री लिविंग अमीबा टिपिकली फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर सच एज पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्विमिंग पूल्स, ठीक है. तो ये वार्म फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है, और इसके 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सिस्ट और ट्रोफोजोइड फॉर्म. जो ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है वो भी 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, अमीबोइड फॉर्म और फ्लैजिलेटेड फॉर्म, ठीक है. तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाली जो है इसकी अमीबोइड फॉर्म होती है, ठीक है, और ये वाली इसकी फ्लैजिलेटेड फॉर्म होती है और ये वाली इसकी सिस्ट फॉर्म होती है. सिस्ट फॉर्म जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है,
थिक इसकी वॉल होती है और स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ है, ठीक है। फ्लैजिला वाले के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और जो अमीबॉइड वाला होगा उसके अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा, पर इसके सूडोपोडिया जो होता है वो लॉब्यूलर होता है, ठीक है, लॉब्यूलर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लोबोपोडिया। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, कैरियोसोम, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अमीबॉइड फॉर्म जो होती है वो फाउंड इन ह्यूमंस, जो जिसका साइज़ कितना होता है 20 माइक्रोमीटर इन साइज़, ठीक है। फ्लैजिलेटेड फॉर्म थोड़ी सी छोटी मान लो, या तो आधी साइज़ की होगी एकदम, या थोड़ी सी भी छोटी रह सकती है, 2-3 माइक्रोमीटर छोटी, यानी कि 18 माइक्रोमीटर तक भी जा सकती है। अमीबॉइड फॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू डिस्टिल्ड वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्लैजिलेटेड फॉर्म। तो जैसे ही अपने पास अमीबॉइड फॉर्म होती है, जैसे ही इसको डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लैजिलेटेड फॉर्म के अंदर, मतलब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जाती है उसके पास फ्लैजिलाज आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है सिस्ट का साइज। सिस्ट का जो साइज़ होता है वो 7 to 15 माइक्रोमीटर होता है एंड सराउंडेड बाय थिक स्मूथ डबल वॉल लेयर एंड इट इज़ फाउंड इन द एनवायरनमेंट। और ये कहाँ मिलता है, एनवायरनमेंट के अंदर मिलता है, ये ह्यूमन्स के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारे पास लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिटी। इन्फेक्टिव फॉर्म, जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है अमीबॉइड। अमीबॉइड फॉर्म इज़ द इन्वेजिव फॉर्म एंड ऑल्सो द यूजुअल इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। तो यही इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो ये वाली फॉर्म होती है ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है और इन्वेजिव होती है, ठीक है। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय द नेजल कंटामिनेशन ड्यूरिंग स्विमिंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक पोन्ड्स, रिवर्स, स्विमिंग पूल्स और लेक्स। तो इसमें क्या होता है, नेजल कंटामिनेशन होता है जब कोई स्विमिंग कर रहा होता है फ्रेश हॉट वाटर के अंदर, जैसे कि रिवर्स में, स्विमिंग पूल्स एंड लेक्स में। रेयरली द फ्लैजिलेटेड और सिस्ट फॉर्म एंटर्स, तो सून इट रिवर्ट्स बैक इनटू द अमीबॉइड फॉर्म। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर तो अमीबॉइड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो अगर हमने फ्लैजिलेटेड और सिस्ट फॉर्म को अगर हमने इनहेल भी किया तो वो अमीबॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होगी, अमीबॉइड। CNS इन्वेजन, द अमीबॉइड फॉर्म इन्वेड्स द नेजल म्यूकोजा, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एंड ट्रेवल्स अलोंग द ऑल्फैक्टरी नर्व टू रीच द ब्रेन। तो इसमें हम पढ़ेंगे, हमने बोला था अभी कि इन्वेजिव होती है, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये इन्वेड किसको इन्वेड किया सबसे पहले, नेजल म्यूकोजा को, ठीक है। देन फिर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को, फिर गई ये ऑल्फैक्टरी नर्व के पास और फिर ये चल जाएगी ब्रेन के अंदर, ठीक है, टू रीच द ब्रेन, ठीक है। तो ये उसका पूरा पाथवे है, ठीक है। फिर आता है द पेनिट्रेशन इनिशियली रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट नेक्रोसिस ऑफ द नेजल म्यूकोजा एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। और जिसकी वजह से क्या होगा, नेजल म्यूकोजा की और जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं उनकी क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये भी हम यहीं पे लिख देंगे कि नेक्रोसिस ऑफ 2 थिंग्स, नेजल म्यूकोजा एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ठीक है। फिर आता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन। इट इज़ मेनली मेडिएटेड बाय 2 मैकेनिज्म्स, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यू बाय प्रोड्यूसिंग फूड कप्स और अमीबोस्टोम्स इनटू विच द साइटोपैथिक एंजाइम्स आर लिबरेटेड। तो टिश्यू जो डिस्ट्रक्शन हुआ है टिश्यू का, वो 2 चीज़ों से, 2 मैकेनिज्म से हो सकता है। पहला है डायरेक्ट इंजेक्शन हो जाता है ब्रेन टिश्यू का, तो मतलब अपना मुंह खोलता है अमीबा, तो मुंह को हम क्या बोलते हैं, माउथ को हम क्या बोलते हैं, स्टोम, स्टोमा प्रोड्यूस होता है माउथ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फूड कप्स या फिर अमीबोस्टोम्स, जिसकी वजह से साइटोपैथिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो टिश्यू को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। दूसरा हो सकता है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस मेडिएटेड बाय हिमोलिटिक प्रोटीन्स, साइटोलाइसिस, फोस्फोलाइपेज एंजाइम्स। तो एक होता है कि जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस, यानी कि सेल अपने आप टूट जाएगी, और वो सेल टूटी क्यों, क्योंकि कुछ हिमोलिटिक प्रोटीन, साइटोलाइसिस और फोस्फोलाइपेजेस एंजाइम सिक्रेट हुए, ठीक है। तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन के लिए हमें 4 वर्ड याद करने हैं। पहला तो हमें याद करना है अमीबोस्टोम, जिसको हम बोलते हैं फूड कप, जिसकी वजह से साइटोपैथिक एंजाइम्स रिलीज होंगे और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ब्रेन टिश्यू का। दूसरा है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स रिलीज होंगे, जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है हेमोलिटिक प्रोटीन्स, कुछ लाइसिन्स हैं जिसका नाम है साइटोलाइसिन, सेल को तोड़ना है तो साइटोलाइसिन्स, और कुछ फोस्फोलाइपेजेस हैं, ठीक है। तो ये हमें 4 वर्ड याद करने हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, जो कौन कोज करता है, नेगलेरिया फॉबुलरी, हमने पढ़ा था, ठीक है। कॉजेज एक्यूट सुपरेटिव फुलमिटेंट यानी कि डेथ कॉजिंग इन्फेक्शन ऑफ CNS कोज नॉन एज PM। इट इज़ नेम सो बिकॉज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द सेकेंडरी इन्वेजन्स ऑफ CNS कोज बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है वो सेकेंडरी इन्वेजन्स को शो करता है। हमने एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पढ़ा था, पैथोजेनिक के अंदर। तो जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन ये वाला होता है ये सेकेंडरी वाली कोज करता है, इसीलिए हम इस वाली को जो बोल रहे हैं वो प्राइमरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी को, ठीक है।
मेनिनजेंसेफलाइटिस दोनों से होती है, पर प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग रखने के लिए। पीएम यूजुअली अकर्स इन हेल्दी चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट। हेल्दी चिल्ड्रंस यानी बच्चों के अंदर, और अगर अडल्ट भी हो तो यंग अडल्ट विद रिसेंट हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग इन फ्रेश हॉट वाटर, तुमने पढ़ लिया। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन टू 2 weeks after exposure. Clinical course is acute and fulminating. The initial symptoms include changes in the taste, smell, olfactory nerve involved हुई है इस वजह से, followed by headache, anorexia, nausea, vomiting, high fever and signs of meningeal involvement like stiff neck and positive chronic sign। ठीक है, तो जो 2 चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें अब क्या पढ़ रहे हैं हम कि सबसे पहली बात तो ये हमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा पीएम का, क्योंकि ये सेकेंडरी इन्वेजन्स जो होते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका के, उसको डिस्टिंग्विश करता है। दूसरा ये किनको होता है, हेल्दी चिल्ड्रंस एंड यंग अडल्ट्स को होता है, जिनकी हिस्ट्री रहती है फ्रेश हॉट वाटर के अंदर अभी अभी स्विमिंग की। 1 से 2 दिन या फिर 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब हो सकता है सिम्टम्स आने में। उसके बाद एक्यूट और फल्मेटेंट इसका क्लिनिकल कोर्स होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसके इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो तो सिर्फ ये होता है कि टेस्ट और स्मेल के अंदर कुछ चेंजेस लग रहे हैं, फिर धीरे धीरे सिर दुखता है, भूख नहीं लग रही, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, हाई फीवर हो जाता है। उसके बाद मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट जब हो जाए, क्योंकि मेनिंजियो एंसेफ्लाइटिस है तो एंसेफ्लाइटिस के फीचर्स हमने पढ़ लिया, मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट जब हो जाए तो स्टिफ नेक एंड पॉजिटिव कनिक साइन होगा। ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होंगे, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, लैक ऑफ अटेंशन, एटेक्सिया एंड सीजर्स। तो अब फिर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी वजह से आएंगे कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशन, लैक ऑफ अटेंशन, एटेक्सिया एंड सीजर्स। मोर्टेलिटी रेट नियरली 98% होता है। डेथ अकर्स विद इन 7 to 14 days आफ्टर द एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी। टिल नाउ more than 300 cases of PM have been reported, mainly from USA, more than 100 cases, and also from other parts of the world। तो मतलब मेनली ये यूएसए में प्रेजेंट है। इन इंडिया कहाँ पे, कोलकाता में, मैंगलोर में, राजस्थान में लगभग 20 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं इसके। ठीक है, तो 7 से 14 दिन में इसकी डेथ हो जाती है। लगभग 98% लोग मारे जाते हैं। यूएसए के अंदर 100 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। इंडिया के अंदर केसेस 20 से ज़्यादा हैं। कहाँ पे, मैंगलोर, कोलकाता, राजस्थान। अगर हम बात करें लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो CSF इज़ द चॉइस ऑफ स्पेसिमेन ऑफ चॉइस एंड CSF शुड बी एग्जामिन्ड इमीडिएटली। रेफ्रिजरेशन रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय, रेफ्रिजरेशन क्यों नहीं करना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं CSF एनालिसिस। तो CSF इज अ थिक प्रूलेंट विद पस सेल्स मोर देन 20,000 पर माइक्रोलीटर, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल्स होते हैं एंड रिड्यूस्ड शुगर लेवल, क्योंकि शुगर यूज़ हो गई है, पस सेल्स जो है मतलब WBCs बढ़ गए हैं 20,000 से ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मल कितने होते हैं, नॉर्मल मतलब इसमें तो होते ही नहीं, CSF में तो WBC यूज़ होते ही नहीं नॉर्मली। वैसे नॉर्मल बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 4 to 11,000 होते हैं। ठीक है, और CSF के अंदर तो WBCs होते ही नहीं, मतलब लगभग 0 to 5 मान सकते हो आप बस। ठीक है, और शुगर लेवल रिड्यूस हो गया, प्रोटीन लेवल इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो मिमिक इसने कैसे, बैक्टीरियल में तो ऐसे होता है कि बैक्टीरिया जो है वो यूज़ कर लेते हैं शुगर को, इसलिए कम हो जाती है शुगर लेवल। बैक्टीरिया के जो प्रोटीन के जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी वजह से प्रोटीन एलिवेट हो जाता है, तो वही मिमिक किया है इसने भी। ठीक है, CSF माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रोफोजोइट्स इन CSF कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि हमें वही ट्रोफोजोइट स्टेज जो हमने देखी थी, ट्रोफोजोइट की 2 फॉर्म्स होती हैं, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड। अगर वो फॉर्म्स हमें दिख जाती हैं तो इसका मतलब वही है, कन्फर्म कर देगा डायग्नोसिस को। सिस्टर नोट सीन इन द CSF, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, नॉट सीन इन CSF। ठीक है, The various microscopic methods are as follows: wet mount, phase contrast microscope जो better result देता है, then the light microscope, and then we can do the direct fluorescent antibody staining of centrifuged CSF using the monoclonal antibody। तो पहला हमने क्या किया है कि जो मोटाइल अमीबोइड ट्रोफोजोइट है उसको हमने वेट माउंट प्रिपरेशन करके देख लिया, दूसरा है फेज कॉन्ट्रास्ट कर लिया, तीसरा है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, जिसके अंदर हमने पहले CSF को सेंट्रीफ्यूज किया और एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू उसको डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग से देख लिया। ठीक है, फिर आता है अमीबोइड ट्रोफोजोइट ऑफ निगलेरिया। तो हमने बोला था अमीबोइड वाला हमने पढ़ तो लिया उसके बारे में। अभी कुछ पॉइंट्स है कि 20 माइक्रोमीटर का होता है, 7 to 35 रेंज होती है इन साइज। साइटोप्लाज्म इज ग्रेन्युलर विद फूट वैक्यूल्स, न्यूक्लियस शोज लार्ज सेंट्रल कैरियोसोम, नो पेरिफेरल क्रोमेटिन, इट पोजेसेस लोबुलर सूडोपोडिया जिसलिए इसको बोलते हैं लोबोपोडिया। इफ द पैरासाइट लोड इज लो देन CSF कैन बी सेंट्रीफ्यूज्ड एट लो स्पीड 150 ग्राम फॉर 5 minutes। Trophozoites won't get damaged, they only lose their pseudopodia।
ठीक है। तो जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो डैमेज नहीं होती, बस वो अपना सूडोपोडिया जो है वो लूज़ कर देती है। पर अगर पैरासाइट लोड कम है तो हम उसको कम स्पीड के अंदर सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, लाइक 150 ग्राम फॉर 5 मिनट्स। केयर शुड बी टेकन टू डिफरेंशिएट द ट्रोफोजोइट फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स। फिर आता है हिस्टोपैथोलॉजी। ब्रेन बायोप्सी टिश्यू में बी स्टेन विद हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन HND स्टेनिंग एंड जिम्सा स्टेनिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रोफोजोइट हैविंग स्काई ब्लू साइटोप्लाज्म विद द पिंक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमें दिखेगा हिस्टोपैथ में। फिर आता है कल्चर। तो CSF सैंपल कैन बी कल्टिवेटेड ऑन नॉन न्यूट्रिएंट अगार जिसका नाम होता है पेज सेलाइन एंड 1.5% अगार। तो ये चीज़ याद कर लेना, पेज सेलाइन एंड 1.5% अगार। लॉन कल्चर विद बैक्टीरियल सप्लीमेंट्स लाइक E. coli, Naegleria feeds on bacteria and crawls over the lawn culture of E. coli to produce trail sign। तो इसमें क्या होता है कि नेगलेरिया को हम E. coli के साथ ग्रो कराते हैं एक लॉन कल्चर के अंदर ताकि उसको बैक्टीरियल सप्लीमेंट मिल जाए और नेगलेरिया जो है बैक्टीरिया यानी कि E. coli को खाए और ग्रो करे, तो उसकी वजह से एक साइन आता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेल साइन। ठीक है, उसके बाद आता है फिर एनफ्लेजुलेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो नॉन न्यूट्रिएंट अगार में लिया था अभी पेज सेलाइन एंड 1.5% अगार, उसके अंदर से हम स्क्रैपिंग लेते हैं और उसको हम एक स्टेराइल ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, स्टेराइल ट्यूब के अंदर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो अमीबॉइड फॉर्म होती है वो फ्लैजिलेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, तो वही होगा। ठीक है, तो व्हेन द स्क्रैपिंग्स ऑफ द नॉन न्यूट्रिएंट अगार इज ट्रांसफर्ड इनटू द स्टेराइल ट्यूब्स कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, द अमीबॉइड फॉर्म अंडरगोज द ट्रांसफॉर्मेशन टू पियर शेप फ्लैजिलेटेड फॉर्म। जो उससे आधे साइज़ की होगी या 20 माइक्रोमीटर की होती है तो आधे साइज़ की होगी या फिर थोड़ा सा और बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसो एंजाइम एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिकली अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये वही नेगलेरिया फॉर्मुलरी है जो हमने CSF से कल्चर किया था, ब्रेन स्पेसिमेन से किया था, तो हम आइसो एंजाइम का भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने कल्चर करवा लिया, हमने हिस्टोपैथ देख लिया, हमने एनफ्लेजुलेशन टेस्ट देख लिया, हमने आइसो एंजाइम का एनालिसिस देख लिया। उसके अलावा हमने CSF को अगर इमीडिएटली अगर माइक्रोस्कोपी के नीचे देखा तो हम 3 टाइप की माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, वेट माउंट, फेज कॉन्ट्रास्ट और डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि CSF के एनालिसिस की तो उसमें शुगर लेवल कम मिलेगा, प्रोटीन लेवल हाई मिलेगा। ठीक है, पस सेल्स 20,000 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम मल्टीप्लेक्स रियल टाइम PCR यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम 3 रीजन्स को टारगेट करेंगे, 18S RNA के, और तीनों के अंदर हम यही करते हैं, कैंथा अमीबा के भी, बालमूथिया के अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, इमेजिंग मेथड्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि CT स्कैन और MRI करवा के देखते हैं जिसके अंदर हमें सिस्टम्स की ऑब्लिट्रेशन मिल सकती है, या फिर जो मिड ब्रेन है उसके अराउंड पूरी डिफ्यूज़ एनहांसमेंट मिल सकती है, और हमें क्या मिल सकता है कि सबरेक्नोइड स्पेस के अराउंड मिल सकती है डिफ्यूज़ एनहांसमेंट, या फिर ओवर द सेरिब्रम। तो मतलब डिफ्यूजली कुछ ऐसे ग्रोथ मिलेगी मिड ब्रेन, सबरेक्नोइड स्पेस एंड सेरिब्रम के ओवर एंड ऑब्लिट्रेशन ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका कोई होता नहीं है। एम्फोटेरिसिन B जो है वो 4 केसेस को उसने ट्रीट किया है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि एंटी नेगलेरिया इसका कुछ इफेक्ट होता है। अदर ड्रग्स आर रिफेम्पिसिन एंड एंटीफंगस लाइक मिकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल एंड मिल्टेफोसिन आर ऑल्सो फाउंड टू बी इफेक्टिव। तो कुछ एंटीफंगल्स दे सकते हैं हम लोग, या तो रिफेम्पिसिन दे सकते हैं, फिर एम्फोटेरिसिन B ने भी कुछ केसेस ठीक किए हैं इसलिए हम उसको एंटी नेगलेरिया इफेक्ट वाली ड्रग मानते हैं। ठीक है, अब आता है अकेंथा अमीबा इन्फेक्शंस। तो हम लोग अकेंथा अमीबा और बालमूथिया नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।